सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हमें यूआरएल चाहिए ताकि आपकी पोर्टफोलियो भी बने, लिंक आपको मिल जाए, उसको आप डिप्लॉय करके यूज़ कर सकें ना, और किसी को अगर शेयर करना है तो वो भी कर सकें। वो करने के लिए आपको एक काम करना है, गूगल पे लिखना है नोड। क्या लिखना है? यहाँ पे डाउनलोड का आपके पास बटन आएगा, इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, आपके पास विंडो है मैक है या क्या है। मेरे पास मैक है तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा ऑपरेशन। आपके पास विंडो है तो आप उसके मुताबिक उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हैं। सही है। तो इससे हमने देखना है कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करोगे, तो वो आपने इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ से फॉलो करके डाउनलोड कर लेना है Node.js को। तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन, या कमांड वाइज भी करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी इजी तरीका है, तो हमें डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा नोड। जब हमारे पास नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है, कमांड जो टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल, तो यहाँ पे नीचे सर्च आ रही होती है, उस पर क्लिक करें तो कमांड आएगा COMMAND कमांड। तो ये इस तरह का हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट जब ओपन होगा आपके पास विंडो में, हम इसको टर्मिनल कहते हैं मैक में। ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो इस टर्मिनल के अंदर आपने कमांड रन करनी है, और वो उस कमांड का नाम है node-v। इसका नाम क्या है? node-v। अगर ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो इसका मतलब आपके पास नोड इंस्टॉल हो गया। अगर ये नहीं आती तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपने चेक करनी है। फिर आपने एक और कमांड चेक करनी है npm-v। ये npm जो है, जब आप नोड इंस्टॉल करते हो तो npm आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये दो चीज़ें आपके पास वर्जन शो होने चाहिए। अगर हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और लिखना है सर्च, SURGE, सर्च लिखना है। सर्च लिखने के बाद जैसे आप इस पर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर ये कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने टर्मिनल में आना है और इसको रन कर देना है, इस कमांड को। इस कमांड के सामने npm में हमने ये दो काम इसलिए किए थे क्योंकि हमें npm चाहिए था। सही है। तो npm लेने के लिए हमने नोड और नोड को इंस्टॉल करते हैं तो npm बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास ऑप्शन आपको आएगा कि एडिट पैकेजेस और दीज, और वो चीज़ हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये इंस्टॉल हो जाती है तो आपने क्या करना है कि ये वाली कमांड चलानी है, SURGE, सर्च। अच्छा, कहाँ पे चलानी है ये इंपॉर्टेंट है। आपने अपने प्रोजेक्ट में जाना है, जो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, HTML, जो भी प्रोजेक्ट आपका। तो हमारा प्रोजेक्ट था क्लास 03, क्लास 02। ये हमारा कल जो हमने प्रोजेक्ट किया था वो क्लास 02 का था ना प्रोजेक्ट। आपने इसको टर्मिनल में ओपन कर लेना है। सही है। वो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करेंगे तो ओपन इन टर्मिनल आ जाएगा, या फिर ऊपर जो आपकी बार बनी होती है इस पर स्विच करेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो इसको आपने टर्मिनल में ओपन कर लेना है। या एक और तरीका है, VS कोड में तो ओपन करना आता है ना फोल्डर, तो VS कोड में फोल्डर ओपन करके यहाँ पे आपकी फाइलें इधर शो हो रही हैं। इधर टॉप पे अगर देखेंगे तो आपको एक टर्मिनल की बार नजर, टर्मिनल लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टर्मिनल, तो आपके पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो वो तरीका कर लें या ये तरीका, एक ही बात है। तो VS कोड वाला कर लें या वो कर लें, एक ही बात है। अपना प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद फिर आपने ये टर्मिनल ओपन करना है। अच्छा, कर लिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इसमें SURGE दबाना है, टैब दबाना है। अच्छा, ये जब हम दबाएंगे तो वो कहेगा कि अपना ईमेल और पासवर्ड दो, तो आप वहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल और पासवर्ड दे देना, ठीक है। अब चूंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो वो मुझसे नहीं मांग रहा, वो मुझे कह रहा है कि आप इस वाली ईमेल से ऑलरेडी लॉगिन है, तो वो मुझसे नहीं मांग रहा। लेकिन आप अपना एक क्रिएट ईमेल पासवर्ड कोई भी दे देना, वो कर लेना। वो जरूरी नहीं गूगल वाला दें, आप कोई भी ईमेल पासवर्ड वहाँ पे
दे सकते हैं। और जब टर्मिनल में पासवर्ड लिखते हैं तो नज़र नहीं आता, तो आपने परेशान नहीं होना कि नज़र नहीं आ रहा, तो जो भी पासवर्ड देंगे वो चला जाएगा, तो नज़र नहीं आएगा लेकिन काउंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है यानी जिसका लिंक लेना है वो कौन सा उसका पाथ है, तो उसका पाथ ये सेम ही होना चाहिए जहाँ पे आपने टर्मिनल खोला है। तो उसका पाथ क्या है, मेरे पास ये सारा पाथ आके क्लास 02 आ रहा है, आपके पास एफ ड्राइव और वो सारी चीज़ें वो बता रहा है कि किस फोल्डर को आपने डिप्लॉय करना है, तो हमने क्लास 02 को करना है, वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप इसको किस यूआरएल पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो मैं इसको इसी डोमेन पे डिप्लॉय कर दूं या डॉट सर्च से पहले आगे इसको मैं चेंज कर सकता हूं कोई भी यूआरएल, जैसे मैं कह देता हूं नवीद पोर्टफोलियो वेबसाइट 1। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ चेंजेस आएंगी। अब मैं इस वाले यूआरएल के ऊपर जाऊंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी जैसे कंप्लीट हो गया, ये कह रहा है कि पब्लिश हो गया सारा कुछ, तो आपने इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो इस पे पब्लिश हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे डालूँगा तो ये चल जाएगा पेज चलेगा, तो मेरे सामने आ जाएगा पेज नॉट फाउंड, यानी जो हुआ है वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ उसका एक मसला है, मैंने ऐसे जानबूझ के किया, ये आपके पास भी आएगा। वो क्यों आएगा, वो इसलिए आपके एक HTML आपकी सारी फाइल में ऐसी होनी चाहिए जिसका नाम होगा index.html, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये शो नहीं होगा। तो मैंने होम वाला कोड उठा के index.html करके फ़ाइल बना के उसमें सेव कर दिया। तो आपने index.html की फ़ाइल लाजमी बनानी है। समटाइम क्या होता है .html हो जाता है, यानी आपकी फ़ाइल का नाम .html हो जाता है, वो भी नहीं चलेगा। तो आपने हिडन फाइल के अंदर जाए ना, तो वहाँ पे शो करते हैं, उसकी एक्सटेंशन भी शो हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये 2 दफ़ा एक्सटेंशन है या सिंगल टाइम है। तो सिंगल टाइम एक्सटेंशन आनी चाहिए index.html। होने के बाद आप इसको दोबारा लिखोगे सर्च, क्योंकि पहले वाला यूआरएल तो हो गया ख़राब, तो हम दोबारा लिखेंगे दोबारा सर्च। वो दोबारा से सेम क्वेश्चन करेगा कि इसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। मैंने कहा यस, इस दफ़ा वो जो डोमेन दे रहा है मैं वो पिक कर लेता हूँ, वो कर लेगा। वो ऑलरेडी किसी के पास डोमेन है तो हम थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये डिप्लॉय करेगा, हमारी फाइल्स को अपलोड करेगा, 6 फाइल्स जो हमने बनाई हैं। जैसे ही ये फाइल्स अपलोड होंगी तो हम इस यूआरएल पे जाएंगे, पब्लिश हो गया तो इस यूआरएल पे जैसे ही जाएंगे तो हमें हमारी वेबसाइट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसमें पिक्चर भी नज़र आ रही हैं और पूरी वेबसाइट भी नज़र आ रही है। तो इवन तो इसमें बैक एंड फ्रंट एंड करेंगे तो वो भी चला जाएगा, होम से उसमें जाना है। तो ये पूरी वेबसाइट हमारी यहाँ पे वर्किंग में। हाँ, अगर कोई कोड में, अब मैंने इस कोड में यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप, इसको लिखना है हेलो टॉप, चेंज करना है। अब ये चेंज इस सेम डोमेन पे कैसे लेके आना है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी ये डोमेन का नाम है ना ये वाला, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये आपको याद होना चाहिए कि मैंने किसको अपडेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट में आते हैं, टॉप को क्या कर देते हैं हेलो टॉप, सही है। इसको अब हमने आगे दोबारा लिखना है सर्च। अच्छा, वो अब ऑप्शन दे रहा है कि आपने उसी डोमेन को अपडेट करना है या नहीं बनानी है। तो हमने क्लिक किया, अब डोमेन आ गई। अब अगर आपने उसी को अपडेट करना है तो ये सर्च से पहले जो डॉट आ रहा है ना, इससे ये सारी चीज़ें रिमूव कर देनी है और यहाँ पे पुराने वाली आईडी लगा देनी है, यानी जो भी आपने अपडेट करनी है वो आईडी दोबारा लगा देनी है और हिट करना है। तो अब ये क्या करेगा, दोबारा उसको अपडेट करेगा। अगर आपने वो नहीं लगाओगे तो वो नया क्रिएट कर देगा, सही है। तो हमने इसको अपडेट करना था तो दोबारा सेम नाम रखना ज़रूरी है। तो इसका दोबारा नाम रखा मैंने, तो ये पब्लिश हो गया। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास हेलो टॉप के नाम से चीज़ आने लग जाएगी। समझ आई या नहीं आई? तो अगर आपने अपडेट करना है तो क्या तरीकाकार है, दोबारा सर्च लिखना है। सर्च लिख के ये जो कोड वो देता है जो डॉट सर्च से पहले, यानी जो हमारे यूआरएल में डॉट सर्च से पहले का यूआरएल है, इसको कॉपी करना है। यहाँ से इतना इसको कॉपी करना है और यहाँ आगे हिट करेंगे और हिट करने के बाद
सर्च से पहले पहले अपना कोड जो है वो अपडेट करना है और इसको हिट कर देना है। समझ आ गई आपको? तो ये हमने मैकेनिज्म जो है वो मैनेज करना है, इससे जो है वो हमारी वेबसाइट जो है वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन अब आप जब असाइनमेंट जमा कराएंगे तो मुझे आपसे ये वाला यूआरएल चाहिए जो आपने डिप्लॉय किया है सर्च पे। मैं आप कोड कहाँ से देखूंगा? आपको मैंने बताया था, शायद आप राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट आता है, उस इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सारा कोड आ जाएगा। मैंने अगर आपका कोड देखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं तो इंस्पेक्ट करके वो सारा कोड मेरे पास पहुंच जाएगा। तो आपसे मुझे क्या चाहिए? ये वाला एक यूआरएल सर्च पे जो डिप्लॉय किया। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो? आ गई है? इस वेबसाइट के यूआरएल को आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो कि मैंने वेबसाइट बनाई है। आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, आप अपना स्टेटस लगा सकते हो, या आप अच्छी सी एक वेबसाइट बना के जिसमें मल्टीपल पेज बनाएं, अबाउट, होम और इस तरह की चीज़ें, और वो यहाँ से अबाउट पे जाए, उसमें दोबारा होम पे जाए, उसमें बॉटम पे जाए, वो सारी चीज़ें उसमें वर्क कर रही हूँ। ऑल सेट? समझ आ गई ना सबको? सबसे पहले आपने क्या करना है, node.org पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्जी फाइल डाउनलोड करना शुरू कर देगा। जैसे डिलीट यहाँ पे हो जाएगी, उस पर क्लिक करके आपने उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। अब जब इंस्टॉल होगी तो फिर आपने ओपन करना है टर्मिनल। कैसे करना है? पहले अपना प्रोजेक्ट खोलना है VS कोड में। यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है आपको टर्मिनल, इसके ऊपर क्लिक करके न्यू टर्मिनल, इस पर क्लिक करना है तो ये टर्मिनल बॉक्स खुल जाएगा। इस टर्मिनल बॉक्स के अंदर फिर हम बाकी की चीज़ें लगाएंगे, जैसे node-v npm-v। अगर ये आ जाए तो आपके पास इंस्टॉल्ड हो गया। अच्छा, ये इंस्टॉल होने के बाद फिर आपने लगाना है surge सर्च। सही है? अब फर्स्ट टाइम आपसे वो लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, दोबारा आप लगाओगे तो नहीं मांगेगा क्योंकि मुझसे भी नहीं मांग रहा। सही है? कोई भी रैंडम देना, जीमेल का तो हैक हो जाएगी जीमेल। कभी भी एक मल्टीपल अकाउंट पे मल्टीपल चीज़ें नहीं लगाते। लाइक आपने अगर एक पासवर्ड कहीं एक अकाउंट पे यूज़ किया है तो सेम पासवर्ड दूसरे अकाउंट पे यूज़ नहीं करना। नॉर्मली तो सिक्योर्ड पासवर्ड यूज़ करना है। जैसे मैं पासवर्ड रखता हूँ ना, मेरे पासवर्ड मुझे भी नहीं पता मैं ऐसे पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है। आपने ऐसे पासवर्ड क्रिएट करने हैं और इस पासवर्ड को कहीं लिख लेना या सेव कर लेना ताकि आपको कभी भी चाहिए तो आप ले सको, हैं? ताकि आप वहाँ से उठा लो जाके। बड़े वो सारी बातें नहीं बताते। अच्छा, एक और बात आपने, चूँकि आप पासवर्ड और ईमेल वगैरह भी आप अपना शुरू कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इंस्टेंट नेम जनरेटर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना है। इंस्टेंट नेम जनरेटर, ये आपके पास जो है वेबसाइट खुल जाएगी। यही है शायद, डोमेन नेम जनरेटर, डोमेन नेम जनरेटर नहीं है, इंस्टेंट यूज़र नेम, ये एक वेबसाइट है। इस पर आपने आना है, इंस्टेंट यूज़र नेम। आपने इस पर आके अपना एक यूनिक यूज़र नेम फाइंड करना है। जैसे आप कोई अगर अली है तो वो लिखे डेव अली, उससे क्या होगा कि वो बता देगा कि ये यूज़र नेम किस किस आपके सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो आपने अपना कोई ऐसा यूनिक सा यूज़र नेम बनाना है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि गिटहब किसी नाम से है, फेसबुक किसी नाम से है, चीज़ें किसी नाम से हैं। क्योंकि आप डिजिटल दुनिया में आ रहे हो ना, तो आपकी डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी आपकी एक ही प्रेजेंस होनी चाहिए, एक नाम से आपको हम कहीं से भी एक्सेस कर लें। अक्सर आपने देखा होता है ना, लोग क्या करते हैं, फेसबुक, जीमेल और हर चीज़ के आगे फॉरवर्ड स्लैश और एक नाम लिख देते हैं। वो कैसे लिखते हैं? क्योंकि उनकी हर जगह पे सेम नाम होता है। तो हमने क्या करना है, अपना एक नाम फाइंड करना है जो भी आप डिजिटल दुनिया में रखना चाहते हो। आपकी ईमेल भी उसी नाम से होनी चाहिए, आपकी फेसबुक, आपकी गिटहब, आपकी हर जिधर जिधर भी यूज़र नेम क्रिएट होता है वो आपका सेम नाम से होना चाहिए। सही है? तो उससे आपकी आइडेंटिटी बनेगी कि आप डिजिटल दुनिया में आपका एक नाम है। जैसे अगर हम देखें ना,
तो यहाँ पे मैं लिखूँ टेक्नोसेट, सिर्फ मैं सर्च करता हूँ तो हमारी एक आइडेंटिटी है। यहाँ पे जितने भी ये सारे पेजेस आ रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे ही कीवर्ड, हमारे नाम के रिलेटेड हैं। क्यों? हमारा हर एक अकाउंट पे, हर एक वेबसाइट पे हमने सेम नाम से यूज़र नेम रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी, ताकि किसी को भी देना हो तो आपका वो नाम आप दें, आप कहें फेसबुक, गूगल, हर जगह यही नाम है। तो वो आपने कहाँ से फाइंड करना है? या तो आप हर जगह जाके सर्च कर लें, या फिर इंस्टेंट यूज़र नेम सर्च पे आगे कोई अच्छा सा नाम चूज़ कर लें अपना, डिजिटल अली, ऐसा कुछ भी, तो वो मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है और कोई आपको यूनिक सा मिल जाता है, उसकी बेस पे आप इन सारे जगहों पे जाएं, साइन अप करें और वो वाला नाम जो है वो रिजर्व कर लें, ताकि वो नाम कोई और दूसरा पर्सन ना रख सके। वो उसको फैच नहीं कर पा रहा, तो आप मैन्युअली फेसबुक पे जाएं और वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। सही है? सम टाइम वो APIs वगैरह चेंज होती रहती है ना, या इंस्टेंट यूज़र नेम वाले फैच नहीं कर पा रहे उस नेम को वहाँ से, तो मैन्युअली जाके चेक कर सकते हैं ना, facebook.com// वो नाम लिखें, अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लें। सही है? तो ये बताने का मकसद ये था कि अब आप लोग अपने अकाउंट बनाना शुरू करोगे तो आप लोगों ने यूनिक नेम से ही अकाउंट जनरेट करने हैं या बनाने हैं। अच्छा, अब हम आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। डिप्लॉय वाला आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक क्या है, कैसे शुरू करनी है? क्लास 03 का फोल्डर बनाना है और नई फाइल बनानी है। इसका नाम रख लेते हैं index.html। रूट पे फाइल बना लेंगे index.html, उसमें बेसिक HTML गेट कर लेंगे और h1 में भी क्लास 03 से कर लेते हैं शुरू। ये HTML कर ली, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास URL आ जाएगा और उसमें चीज़ें जो हैं वो शो होने लगी हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह हमारे पास जो है वो कल हो रही थी। अच्छा, आज हमने क्या करना है कि एक तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमने टेबल बनाना हो HTML में तो वो कैसे बनता है। लाइक अभी तक होता है ना, समटाइम हमें कोई ऐसा डाटा दिखाना है जो हमें टेबलर फॉर्म में दिखाना है, या अक्सर आपने क्रिकेट के स्कोर वगैरह देखे होंगे, तो जो क्रिकेट के स्कोर होते हैं वो हम किस तरह देखते हैं? वो टेबलर फॉर्म में होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? वो टेबलर फॉर्म में क्यों होते हैं? देखो ना, नॉर्मली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको टेबलर फॉर्म में इंसान ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। अब इतने ज़्यादा स्कोर हैं, इतने प्लेयर चीज़ों के, तो अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं दिखाएंगे टेबलर फॉर्म में, तो अगर उसको पैराग्राफ में दिखा दें तो हमें समझ आएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उसको समझ, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था? हमने यूज़र को डाटा तो दिखाना है, लेकिन वो इजी फॉर्म में हो, ऑप्टिमाइज फॉर्म में हो, उसको देखने वाला कम से कम टाइम में समझ जाए। तो मकसद इन्फॉर्मेशन दिखाना ही है, लेकिन उसको इस तरह से दिखाना है कि थोड़ा आसानी से यूज़र जो है उस बात को समझ सके। तो हमने क्या करना है? टेबल बनाना है। एक टेबल कैसे बनाते हैं? हमारे पास टेबल का टैग है। क्या टैग है? टेबल। अब टेबल की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ रोज इज कॉल्ड टेबल। कलेक्शन ऑफ रोज इज कॉल्ड टेबल। एक टेबल के अंदर कलेक्शन ऑफ रोज होती हैं जो उसको टेबल बनाती हैं। तो रो बनाने के लिए हमें क्या करना है? TR टैब दबानी है। TR मीन टेबल रो, टेबल का टैग लगाना है और फिर TR का टैग लगाना है। TR का टैग का मतलब क्या होता है? टेबल की रो होती है। अच्छा, इस टेबल की रो के अंदर हम TD का टैग लगा सकते हैं। उस TD के टैग के अंदर आपने अपना डाटा कोई भी शो करना है। सही है? तो उसके अंदर हम क्या शो कर दें? यहाँ पे किस चीज़ का टेबल बना दें? मे बी हम अपने रिज़ल्ट कार्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ID आ जाएगी, ID आ गई एक, फिर उसके साथ और पहली रो जो है ना वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, फिर उसका नेम आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी और उसका
रोल नंबर आ जाएगा और उसके मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, अब एक रो में, पहली रो में हमने उसका हेड कोड डाल रखा, दूसरी रो के अंदर हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे अली नाम रखा, उसमें वैल्यू 1 दे दी जो। अब तीसरी रो के अंदर दूसरे यूज़र का डाटा जो है वो पुट करना है, तीसरी रो में तीसरे यूज़र का डाटा पुट करना है, चौथी रो में चौथे यूज़र का डाटा पुट करना है, और पांचवी रो में पांचवें यूज़र का डाटा पुट करना है। और अगर हम आउटपुट में देखें तो ये आईडीज़ बन गई 1 2 3 4 5, नेम बन गए, एज बन गई, रोल नंबर बन गए और मार्क्स। क्योंकि अब डाटा चूँकि हमने सेम रखा है तो वो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो हम जल्दी से इसको चेंज करके जैन कर देते हैं, इसको यहाँ पे उम्र कर देते हैं। तो अब ये आपको सारे जो हैं वो डिफरेंट डाटा नज़र आ रहा है, एज नज़र आ रहा है, रोल नंबर नज़र आ रहा है, आईडी नज़र आ रही है, नेम, यानी एक सीक्वेंस में हमें डाटा को देख पा रहे हैं, सीक्वेंस में डाटा हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब टीडी का मतलब क्या है, टेबल डाटा। टीडी का मतलब क्या होता है, टीआर का मतलब टेबल रो, और टेबल का टैग होता है। तो टेबल का टैग, टेबल की रो, फिर जितने कॉलम बनाने हैं उतने टीडी, और मतलब जितनी रोज बनानी है टीआर, और जितने कॉलम बनाने हैं उतने टीडी। तो जितने पहले में बनाए हैं उतने दूसरे में, उतने तीसरे में, ऐसे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। अब एक और इसमें चीज़ होती है कि जो पहले वाली रो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये टेबल की हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसको हम टी डी से नहीं बनाएंगे, किससे बनाएंगे, टी एच से बनाएंगे। तो टी डी को बना देंगे हम टी एच। टी एच से अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इफेक्ट आएगा। टी एच का मतलब टेबल हेडिंग, इससे क्या इफेक्ट नजर आ रहा है, लिटिल बिट बोल्ड हो गया है इसका, ये स्ट्रक्चरल टैग ही है ना एक, क्योंकि स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नजर आ रहा है, साथ ही बोल्ड हो गया। तो अगर जो पहली रो होगी ना उसमें जितने भी कॉलम आपने बनाने हैं वो टी डी से नहीं बनाने, किस में बनाने हैं, टी एच से बनाने हैं, और बाकी की सारे टी डी से बनाने हैं। तो एक टेबल कलेक्शन ऑफ रो, एक टेबल में जितनी भी रोज बनानी है टी आर टैग, जितने कॉलम बनाने हैं पहले रो के अंदर उतने टी एच, और बाकी रो में उतने टी डी, ताकि वो इस तरह का हमारे पास एक डाटा शेप में आ जाए या शो हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस टेबल के ऊपर हम कुछ और चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा है ना, साथ साथ मिला हुआ। अगर हमने इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है तो हमारे पास इसके ऊपर प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं विड्थ 100%, तो वो पूरी 100% विड्थ फिर कंटेन करेगा। अब 100% विड्थ कंटेन कर रहा है। अच्छा, ये समझ आ रही है कि ये हिल क्यों गया है, क्यों? टी एच का जो स्ट्रक्चर है वो दो काम करता है, एक तो बोल्ड करता है और दूसरा सेंटर में ले जाता है, यानी जितनी स्पेस होती है, जितना कॉलम की स्पेस होती है उसके सेंटर में। तो ये समझो ये नेम की इतनी जगह है, यहाँ से लेके इतनी, तो ये उसको सेंटर में दिखा रहा है, ये उसको सेंटर में दिखा रहा है, ये उसको सेंटर में दिखा रहा है। सही है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। अच्छा, इसके ऊपर एक और भी चीज़ हम लगा सकते हैं, बॉर्डर। क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर। तो अब बॉर्डर से आपको ज़्यादा विजिबल हो गया कि वो चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो टेबल के ऊपर मैंने विड्थ लगा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये क्या हैं, एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट विड्थ तो हमने पढ़ा ही हुआ है, पढ़ा था ना, जो इमेज पे भी काम करता है चीज़ें। और ये क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर ये एट्रीब्यूट का नाम है, इक्वल टू साइन आगे उसकी वैल्यू। तो 3 डाला है तो ये थोड़ा सा बड़े वाला मुझे बॉर्डर दिखा रहा है, और उसके अंदर भी इसने सारी चीज़ों को ऐसे बॉर्डर में कर दिया ताकि चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाए। तो ये एक हमारे पास एक तरह से क्या बन गया है, टेबल बन गया। क्या बन गया है, टेबल बन गया। तो इतनी किसी को समझ ना आई होगी ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। बॉर्डर के ऊपर एक और बॉर्डर है, वो कैसे आया, ये वाला। हाँ, ये जो टेबल का हमने क्योंकि इसको टेबल पे लगाया है ना, तो टेबल के इर्द गिर्द वो एक बॉर्डर लगा रहा है, यानी ये टेबल की बाउंड्री डिफाइन कर रहा है और उसके अंदर हर टी डी और टी एच पे एक बॉर्डर बना रहा है। ये समझ आई? उसके अंदर भी एक बॉर्डर
ये मैं कह रहा हूँ कि ये टेबल टैग के ऊपर बॉर्डर लगाया, तो टेबल टैग जितनी जगह ले रहा है उस पर बॉर्डर आ गया, और फिर उसके अंदर एक एक एलिमेंट जितने भी टी डी टी एच हैं उन पे भी बॉर्डर आ रहा है। थ्री मतलब 3 पिक्सल इतना साइज है, 2 मतलब 2 पिक्सल, 1 मतलब 1 पिक्सल। हाँ वो स्टाइल से होता है, जितना काम HTML से हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। अगर मजीद इसको सेंटर में करना है, लेफ्ट लाइन राइट लाइन वो कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। पतला हो जाएगा, 2 कर दें, वो ऐसे ही आएंगे, लेकिन बस ये बॉर्डर का ये देखो ना, ये कितना मोटा सारा नज़र आ रहा है, तो ये ब्रीक हो जाएगा। 1 पिक्सल 2 पिक्सल जितना बड़ा करते जाएंगे उतना मोटा नज़र आएगा, उसका मतलब पिक्सल है। अच्छा, उसके अंदर एक और इसमें हम चीज़ कर सकते हैं, और वो है कि अगर हम कोई किसी जगह पे आके रो स्पैन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो आउटपुट है वो एंड वाले में करते हैं। कॉल स्पैन तो हाँ ठीक है, कॉलम स्पैन आएगा। अच्छा, हमने एंड वाले, अगर किसी डिब्बे के अंदर आपने 2 कॉलम को जगह को करना है, अच्छा अगर हमने एक कॉलम में 2 कॉलम के अंदर हमने उनको मर्ज करना है एक कॉलम में, हो सकता है ना सम टाइम ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा हमें टेबल बनाना पड़ सकता है जिसमें एक पर्टिकुलर रो के लिए 2 कॉलम को क्या करना है, मिलाना है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता है, कॉलम स्पैन। तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो कॉल स्पैन, फिर वो 2 की जगह ले लेगा। अगर कॉल स्पैन 3 करेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ की जगह ले लेगा, कॉल स्पैन 4 करेंगे तो 4 की जगह ले लेगा। तो कॉल स्पैन यानी कॉलम को आपस में ऐसे मिलाना है। रो स्पैन कैसे चलेगा, इस तरह को ऊपर नीचे, अगर रो स्पैन करना है तो वो टॉप टू बॉटम चलेगा। तो वो अगर हम यहाँ इस 20 को यूज़ करें, रो स्पैन करें इस पे, यहाँ पे जाके तो हम लिखेंगे रो स्पैन, उसको लिखेंगे 2। अब ये देखो ये 2 की जगह ले रहे हैं। अब एक हमें कम करना पड़ेगा ना 90 वाला, ताकि वो सेम प्लेस पे आ जाए। यानी ये 20 अब दोनों की जगह ले रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यानी रो की तरफ से इसको स्पैन कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। वो कॉलम स्पैन कॉलम की तरफ, इस तरफ को बढ़ाना है तो कॉल स्पैन, इस तरफ को बढ़ाना है तो रो स्पैन। देखो अगर हमारे पास नाम से कर लेते हैं, चलो हमारे पास अभी ये सारा डाटा इस तरह आ रहा है, हम कॉलम स्पैन को भी ख़त्म कर देते हैं और एक नई टीडी लगा देते हैं जो कि ऑलरेडी उधर थी। अब ये इस तरह टेबल है। अब आप चाहते हो यार ये वाले स्कोर भी सारे, ये सारा डाटा उम्र का ही होना चाहिए, ये यानी ये वाली एज भी उम्र की होनी चाहिए, ये एज भी, ये वाला रोल नंबर भी। तो हमें उम्र को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना, रो स्पैन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रो वाली साइड से हमने बढ़ाना है ना, तो रो स्पैन करनी है। तो टेक्निकली अब अबू बकर को तो हमें वैसे ही रिमूव कर देना चाहिए, करना चाहिए ना। तो अब जहाँ पे अबू बकर आ रहा है हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं। अब उम्र वाला जहाँ उम्र आ रहा है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, रो स्पैन, और उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं 2। तो ये उम्र जो है ना वो स्पैंड हो जाएगा। अब ये सारे कॉलम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ आ गई। अब अबू बकर को हम अगर ले आए दोबारा तो वो फिर ख़राब हो जाएगा ना सारा स्ट्रक्चर। अगर इसको दोबारा लेके आना है तो रो स्पैन को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको हम कमेंट रहने देते हैं। अब हमने कॉलम वाली साइड पे चीज़ें चेंज करनी है। मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, सॉरी हम ऐसे करते हैं कि इसको इधर से चेंज कर लेते हैं। कॉलम वाली साइड पे हम कहते हैं इसका रोल नंबर और मार्क्स दोनों 123 हैं। तो ये दोनों ही क्या हो जाएं, कॉलम वाली साइड पे क्या हो जाएं, स्पैन हो जाएं।
तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले कॉलम में जिधर 123 है, 90 है, 90 को कर देते हैं ख़त्म और 123 को क्या कर देते हैं, कॉल स्पैन 2। तो वो क्या करेगा, 120 थ्रू 90 की भी जगह ले लेगा और अपनी भी जगह ले लेगा। तो वो कॉलम वाली स्पैन वाली साइड पे हमने स्पैन कर दी, सही है। तो कॉल स्पैन कर सकते हैं या रो स्पैन कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो अब हमने अंडरस्टैंड क्या किया कि टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर रो स्पैन कैसे लगाते हैं और कॉल स्पैन कैसे लगाते हैं, ये चीज़ हमने समझी। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, डिप्लॉयमेंट कर ली, टेबल पढ़ लिया। अब हम कुछ थोड़े एक्स्ट्रा टैग करेंगे, जैसे ऑडियो टैग, वीडियो टैग। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी। अच्छा जी, हमने टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया कि टेबल में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, टैग हैं। अच्छा, टेबल में कुछ सिमेंटिक टैग्स भी होते हैं, वो क्या कौन से होते हैं, जैसा कि उसमें एक सिमेंटिक टैग होता है, टेबल में एक सिमेंटिक टैग होता है, उसको हम बोलते हैं टी हेड। क्या बोलते हैं? सिमेंटिक टैग का क्या मतलब है? इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर लगा दें तो क्या फ़ायदा होता है, ब्राउज़र को थोड़ा हेल्प मिलती है। क्या है, तो जो पहली रो है ना, उसको हम टी हेड में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? टी हेड में डाल देते हैं। और जो बाकी की जितनी रोज हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं टी बॉडी। क्या यूज़ करते हैं? टी बॉडी यूज़ करते हैं। तो बाकी की रोज में हमने लगा दिया टी बॉडी। जो लास्ट वाली रो होती है उसमें हम लगाते हैं टी फुट। क्या लगाते हैं? टी फुट। इसको लगाएं या ना लगाएं कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसको लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या शो करता है, ये एक सिमेंटिक टैग है जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, इससे देखो पता लग रहा है ना कि पहले वाली रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेडिंग को, और बाद में जितनी भी रोज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, बॉडी को, और एंड वाली रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे रो खत्म हो गई, टी फुट। तो टी हेड, टी बॉडी और टी फुट कौन से टैग हैं? सिमेंटिक टैग्स हैं। कौन से टैग हैं? सिमेंटिक टैग्स हैं। अच्छा, कुछ इसके अलावा भी हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमने वेबसाइट के अंदर एक हेडर होता है, फिर दरमियान वाला हिस्सा होता है, फिर फूटर होता है। अगर हमने कुछ ऐसे टैग हैं जो हेडर के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसको बनाते हैं, उसके लिए टैग लगाते हैं हेडर। क्या टैग लगाते हैं? इसको लगाएं या ना, ये मैं H1 पे लगाने लगा हूँ, तो आप इसकी आउटपुट में देखें, कोई आउटपुट में फ़र्क आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हेडर कौन सा टैग है? सिमेंटिक टैग है। अब इस लिंक से लेके ये टेबल सारा मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमारे लिए टैग है, उसको बोलते हैं असाइड। क्या बोलते हैं? असाइड, या इसको सेक्शन बोल देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे लिए टैग को, उस टैग को उसने बोला सेक्शन है, तो ये यहाँ से सेक्शन शुरू हुआ, टेबल जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ तक हमने इसको कह दिया ये क्या है, सेक्शन है। अच्छा, अब हमने एक और सेक्शन बनाना, एंड पे हमने फूटर बना दिया। क्या बना दिया? फूटर। एक बस H1 लगाया, उसके ऊपर फूटर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब फूटर तो ये थोड़ी है कि फूटर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पे क्या फूटर। अच्छा, वो नाम बीच में लिखा ही नहीं, टेक्स्ट ही नहीं लिखा, फूटर। अगर हम ना भी लगाते फूटर टैग, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था। तो इसी तरह हमारे पास सेक्शन का टैग होता है। तो नॉर्मली हम हेडर, यानी जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम हेडर में रखते हैं, दरमान वाले पोर्शन को सेक्शन में रखते हैं। अब सेक्शन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊं, अब ये वाला जो यहाँ से लेके इतना पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेडर को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये भी एक सेक्शन है, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है ना, ये सारे सेक्शन हैं। ये भी एक सेक्शन है, ये भी एक सेक्शन है, ये भी एक सेक्शन है, और ये क्या है?
फुटर। तो इस तरह हम सेक्शंस बनाए जाएंगे और एंड पे फुटर बनाएंगे। तो एक और सेक्शन अगर बनाना है तो सेक्शन का टैग और उसके अंदर कोई भी आप सेक्शन बना सकते हो। ये तो खैर इसने फॉर्म बनाती है जो हमने पढ़ा भी नहीं अभी। ये हमने सेक्शन बना दिया, ठीक है। तो ये एक और सेक्शन बन गया, उसके नीचे एक और सेक्शन, उसके नीचे एक और सेक्शन एंड सो ऑन। तो हमारा क्या, हमने हेडर, हेडर, सेक्शन, सेक्शन, सेक्शन एंड फुटर। तो इस तरह हम वेबसाइट को वो करते हैं। लेकिन ये टैग लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन से टैग हैं? सिमेंटिक टैग है। इनका कोई भी स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं आता। लेकिन एज अ डेवलपर लगाने से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, बात की समझ मुझे ज़्यादा आएगी कि यार ये हेडर है, ये फुटर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, हेडर पे फुटर का टैग लगा दो, ब्राउज़र को उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे सेंस नहीं बनेगी ना, सिमेंटिक टैग तो बनाते हैं सेंस के लिए, तो लॉजिक नहीं बनेगी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। अच्छा, अब एक और भी हमारे पास कुछ टैग होते हैं, वो भी सिमेंटिक टैग हैं। जैसे मैंने अगर एक और यहाँ पे लगानी है हेडिंग, और उसको मैं लगा देता हूँ हेडिंग में भी टेस्ट। ये मैंने एक हेडिंग लगा दी जिसको मैंने टेस्ट बोला। इसके ऊपर मैं एक और सिमेंटिक टैग लगा सकता हूँ, डेट इज कॉल्ड डिव टैग। डिव मीन डिवीजन, डिव मीन डिवीजन। डिव का मतलब क्या होता है? डिवीजन करना। ये भी एक सिमेंटिक टैग है। अगर आप देखना तो इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, इससे कोई स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमारे पास 3, 4, 10 टैग हैं तो उनको हमने एक पेरेंट टैग में रैप करना है, तो हम किस में कर सकते हैं? डिव में कर सकते हैं, या हम किस में कर सकते हैं? स्पैन में। किस में? स्पैन है। डिव और सेक्शन में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ही सिमेंटिक टैग हैं। लेकिन डिव को सेक्शन को बनाया गया है एक बड़े सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक सेक्शन है, तो इस सारे सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्शन टैग है। लेकिन यहाँ पे ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक लिस्ट लगी है। तो यहाँ पे 3 तरह के टैग लगे हैं। इन तीनों टैग को अगर मैं एक पेरेंट में लेके जाना चाहता हूँ और उनका पेरेंट सेक्शन हो, तो फिर हम किसको डिवीजन किस में करूंगा? डिव टैग से। तो डिव टैग यूज होती है 2 या 3 टैग का एक पेरेंट बनाने के लिए। नहीं समझे आप? सेक्शन टैग रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे सेक्शन को, और डिव रिप्रेजेंट कर रही है 2 या 3 सेक्शन के ग्रुप, 2 या 3 टैग के ग्रुप को। तो लाइक अगर हम इसको डिवाइड करें तो इधर एक तरफ इमेजेस आ रही हैं, एक तरफ इसमें सबसे पहले तो हम लगाते हैं एक सेक्शन। तो हम इसको फुटर से ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले लगाना है सेक्शन का टैग। तो ये सारा ब्लू वाला क्या है? एक सेक्शन है। इस सेक्शन में 2 साइडें हैं, एक साइड के ऊपर इमेजेस हैं और एक साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अपने टैग्स को 2 में डिवाइड कर लेंगे, 2 डिव्स में डिवीजन कर लेंगे। ये वाले सारे टैग इनमें आ जाएंगी क्या? इमेजेस। यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? इमेजेस। और इन वाले टैग के अंदर क्या आ जाएगी? ये वाली हेडिंग आ जाएगी, और फिर ये पैराग्राफ आ जाएगा, और बाद में ये लिस्ट आ जाएगी। समझ आ गई? अब हमने क्या किया? 2 टैग को डिवाइड कर दिया। अगर हम ये डिवीजन ना लगाते तो ये एक ही सेक्शन के अंदर ही अगर हम ये डिवीजन ना करें ऐसे, तो क्या होगा? ये सारे टैग इसी सेक्शन का हिस्सा होंगे। तो इतने ज़्यादा टैग्स आ गए ना, कन्फ्यूजन होगी। तो हम टैग को लहदा बना लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि यार ये हमने डिवीजन कर ली ना अब इनकी। तो हम कहेंगे ये जो है आईडी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, और ये आईडी बन गई राइट साइड। तो उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और ये सेक्शन को हम कह देंगे, ये कौन सा सेक्शन है? टेक्नोलॉजी। सही है? तो अब थोड़ी सेंस बन रही है ना? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आईडी का सेक्शन बन गया, उसमें से लेफ्ट साइड डिव के साथ डिवाइड कर ली, राइट साइड भी डिव से डिवाइड कर ली, और बीच में उसके टैग आ गए सारे। अब ये डेफिनेटली हमारा ऐसे बनेगा तो नहीं, हमारे पास तो ऐसे ही आ रहा है।
लेकिन समझो कि ये हम बना लेंगे फ्यूचर में, मसला नहीं। लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। अब समझ आइए कि डिव को क्यों यूज़ करना है, सेक्शन को क्यों यूज़ करना है। सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक बड़ी सेक्शन को, और उसके अंदर भी बहुत सारे टैग हो जाएंगे। उसके अंदर अगर डिवीजन करनी है तो वो डिव से करेंगे। इसी तरह अगर इससे ऊपर वाले सेक्शन को सोचें, ये वाला, तो ये भी प्रीटी मच सेम है। एक सेक्शन बनेगा, उसमें 2 डिव बनेंगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड और उस तरह चीज़ें। और ये एक सेक्शन बनेगा, उसमें 3 डिव बन जाएंगी, लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट साइड। ये वाला बनेगा तो इसमें एक सेक्शन बन गया, सेक्शन में ये वाली डिव जिसमें हेडिंग और ये आ जाएगा, और एक डिव के अंदर इमेजेस आ जाएंगे। सही है। तो इस तरह हम अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करते हैं या सोचते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें समझ आ गई हमें कि कैसे हमने इसको एलिमेंट को डिज़ाइन करना है और डिव का क्या मतलब है। इसी तरह डिव का टैग है, और इसी तरह अगर हमने, हमारे पास एक और टैग भी है जिसको स्पैन टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका मतलब ही यही है कि ग्रुप करना कुछ सेट ऑफ टैग्स को। क्या करना? ग्रुप करना कुछ सेट ऑफ टैग को। अब ये सेट ऑफ टैग कौन से होते हैं, मतलब अब ये रियल क्वेश्चन है कि डिव और स्पैन ये दोनों ही एक तरह के टैग हैं, तो ये 2 क्यों हैं? देखो ठीक है, सेक्शन ने तो सेक्शन बना दिया, खैर बनाया उसने नहीं है, बस उसके अंदर क्या है, वो एक स्ट्रक्चरल मतलब वो एक सिमेंटिक टैग है जिससे सेंस बन गई कि ये हमारा सेक्शन है। और उसके बाद जो है डिव के टैग से डिवीजन हो गई। अब स्पैन का टैग क्यों है? अच्छा, अब इस स्पैन को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट क्या है, हमारे पास टैग की 2 मेजर कैटेगरीज में हम टैग को डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल के हिसाब से। स्ट्रक्चर के लिहाज से टैग की 2 कैटेगरी हैं। वो कौन कौन सी? एक कैटेगरी को हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल टैग, और एक कैटेगरी को बोलते हैं इनलाइन टैग। कौन कौन सी कैटेगरी है? ब्लॉक लेवल और इनलाइन। वैसे हमने टैग्स की बहुत कैटेगरी पढ़ी है, जैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हैं, वो भी तो टैग की कैटेगरी है ना। लेकिन ये जो टैग की कैटेगरी है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी उसकी आउटपुट के लिहाज से, और ये मेजर डिवीजन है, यानी टैग को हम मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक इनलाइन टैग और दूसरे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए, अगर आपने देखा हो जब हम लगाते हैं, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, फूटर से भी नीचे आ जाते हैं कहीं ताकि हमें समझ आए। मैं लगा देता हूँ ए टैग, उसमें लिख देता हूँ अबाउट, और फिर उसके साथ मैं लगा देता हूँ एक और टैग, उसमें कॉन्टैक्ट, एक और टैग लिख सकते। अगर आप देखें तो ये सारे आपस में क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। और इसी जगह पे अगर मैं आके H1 लगा दूं अबाउट, और H2 लगा दूं साथ में कॉन्टैक्ट, और H3 लगा दूं सर्विसेज, तो वो क्या होंगे? वो ऊपर नीचे आएंगे। इसका क्या है? ये कुछ टैग होते हैं इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या है कि वो सिर्फ उतनी जगह लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है, और उसके अपने आगे कोई और टैग को आने देते हैं। लेकिन जो ब्लॉक लेवल टैग होते हैं वो अपने आगे किसी दूसरे टैग को आने नहीं देते, चाहे एक लफ्ज। अब देखो, अबाउट ने सिर्फ एक वर्ड यूज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जगह जो है वो वेस्ट गई है, ये अपने आगे किसी भी चीज को आने नहीं देते। और यही इसी तरह ये वाला भी अपने आगे किसी चीज को आने नहीं देता। लेकिन इन लाइन में क्या है कि वो जहां पे खत्म हुआ है उससे आगे चीज आ सकती है। जब हमने वेबसाइट डिप्लॉय की थी तो आपने देखा होगा एक इमेज के सामने इमेज आ रही थी। कैसे? क्योंकि IMG एक इनलाइन टैग है। IMG क्या है? एक इनलाइन टैग है। और H1 एक ब्लॉक लेवल टैग ऐसे टैग्स होते हैं जो ब्राउज़र से, चाहे उसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा है लेकिन वो विड्थ पूरी लेते हैं, अपने आगे किसी और को आने नहीं देते। लेकिन इनलाइन ऐसे टैग होते हैं जो अपने आगे दूसरे टैग को आने देते हैं, उसकी इजाज़त वो दे देते हैं। ये इनलाइन और ब्लॉक लेवल टैग के अंदर मेजर फ़र्क होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये समझ आ गई आपको ब्लॉक लेवल। अब मुझे बताओ कि कौन कौन से ब्लॉक लेवल टैग हैं और कौन कौन से इनलाइन टैग हैं। ब्लॉक लेवल टैग्स वो कौन कौन से हैं? हमारे पास वो टैग हैं जी, डिव,
div एक ब्लॉक लेवल टैग है, h1 से लेके सारे ब्लॉक लेवल टैग है, p एक ब्लॉक लेवल टैग है, और ol ul एक ब्लॉक लेवल टैग है, और li एक ब्लॉक लेवल टैग है, और टेबल एक इनलाइन हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल वो टैब है, ब्लॉक लेवल टैग है, tr ब्लॉक लेवल टैग है, td ब्लॉक लेवल टैग है। अच्छा, अब इनलाइन टैग कौन कौन से हैं? स्पैन, ए, इमेज, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, अंडरलाइन, सबलाइन, कोड, प्री, वीआर, एचआर, ये सारे कौन से टैग हैं? इनलाइन टैग। अब अगर देखें, अगर हमने डिवीजन करनी है और इनलाइन टैग की डिवीजन करनी है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? स्पैन। कौन सा टैग यूज करेंगे? अगर हमने डिवीजन करनी है और ब्लॉक लेवल टैग की करनी है तो डिव यूज करेंगे। तो डिव और स्पैन में फर्क यह है कि अगर हमने डिवीजन करनी है ब्लॉक लेवल टैग की तो डिव यूज करेंगे, अगर इनलाइन टैग की डिवीजन करनी है तो स्पैन यूज करेंगे। सही है? तो ये कुछ स्पैन टैग बताए जिसमें ए स्पैन है। ए स्पैन टैग ये है ना, क्योंकि यहाँ ए में जितनी चीजें लिख रहे हैं उसके आगे आगे चीजें आ रही हैं। इंजन लगाते हैं तो इंजन भी एक इनलाइन टैग है, तो उसको हम स्पैन में कर देंगे। हाँ, अगर आप इनलाइन टैग के ऊपर डिव लगा दो तो क्या होगा? इनलाइन टैग पे क्या लगा दो? डिव। तो डिव कौन सा टैग है? पूरी विड्थ लेता है। तो ये क्या होगा? बाउटर के आगे पूरी जगह खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिव उस टैग का पेरेंट टैग कौन है? डिव। तो अब उसने तो अपनी पूरी जगह लेनी है ना, तो जब वो पूरी जगह लेगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम इसको स्पैन से रैप करते डिव की जगह, फिर क्या होता? फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था, फिर वो आमने सामने रहने थे। सर अगर हम ब्लॉक लेवल के साथ इस तरह करें, ब्लॉक लेवल से इफेक्ट नहीं आता, यानी ब्लॉक लेवल पे स्पैन लगा दें वो इनलाइन नहीं बनेगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गई कि इनलाइन टैग का क्या मतलब होता है और ब्लॉक लेवल टैग्स का क्या मतलब होता है, और डिव और स्पैन टैग क्या होते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा टैग समझ लिए हैं, तो उसको हमने देख लिया। अब हम अपनी वेबसाइट में वीडियो कैसे लगा सकते हैं और ऑडियो कैसे लगा सकते हैं, सही है, तो उसको अभी हम साथ में ही स्टडी कर लेते हैं। सबसे टॉप पे चले जाते हैं, तो आगे आइडिया हो जाए। अच्छा, वीडियो ऑडियो लगाना आसान है। हमने ऑडियो लगाने के लिए ऑडियो का टैग है, और उसके अंदर हमारे पास जो है, अब ये कौन सा टैग है? ऑडियो का तो टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसकी रीज़न क्या है? हालांकि इमेज तो क्या था? सेल्फ क्लोजिंग। उसमें भी तो, इमेज में भी तो पाथ ही देना होता है हमने, तो इसमें भी क्या देना है? पाथ देना है, सोर्स देना है कि ऑडियो कहाँ से रन करूँ। लेकिन ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्यों है? नहीं। अच्छा, सोर्स पहले दे लेते हैं, कोई ऑडियो डाउनलोड करके। हमारे पास कोई ऑडियो हम नई जनरेट ही कर लेते हैं, क्योंकि जितनी देर में इसको डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगी, और सैंपल वीडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं। सैंपल वीडियो डाउनलोड, ताकि हम दोनों चीज़ें फिर उनसे प्ले कर सकें। वो डाउनलोड हो गए। अब हम इसको, ये कहाँ पे आई होंगी हमारे पास? डाउनलोड्स में आई हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी। और ऑडियो का नाम चेंज कर लेते हैं, ऑडियो में भी audio.mp3, और वीडियो का नाम चेंज करके video.mp4। तो इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, और इसको हमने कहाँ पे ले जाना? टीचिंग में 8 में, HTML में, क्लास 03 में, दोनों चीज़ों को पेस्ट कर देंगे। तो अब अगर हमें ऑडियो का लगाना है तो सोर्स में हम अपनी ऑडियो की फाइल का नाम देंगे, तो उसका नाम क्या है? audio.mp3। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा टॉप पे आगे,
इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। क्यों नहीं आया? हो audio.mp3 चल रहा है, कंट्रोल्स ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, ऑडियो का टैग लगाया, उस पर मैंने दो एट्रीब्यूट लगाए हैं, एक सोर्स का जो कि हमने पहले भी सीखा था, जिससे हम पाथ देते। कौन सा पाथ दिया मैंने? रिलेटिव दिया है या एब्सोल्यूट? रिलेटिव पाथ। और दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा दिया है? कंट्रोल्स का। ये एट्रीब्यूट ही है ना? क्यों? अब क्या है ये एट्रीब्यूट है या नहीं? अगर हम रिफ्रेश करके आएंगे तो ये फिर भी काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये फिर काम नहीं करता, लेकिन इसको लगा दें तो फिर काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई फंडा हमें समझना पड़ेगा कि क्या है। अच्छा, इसका फंडा ये है कि अगर ऐसे एट्रीब्यूट जिनका नाम और उनकी वैल्यू सेम हो तो उनमें हमें इक्वल टू और उनकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लिख दें तो मसला नहीं है, अगर ना भी लिखें तो चल जाएगा, दोनों तरह से ठीक है। ऐसे एट्रीब्यूट जिनका नाम और उनकी वैल्यू सेम है तो उनमें उनका नाम और वैल्यू दोनों चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ नाम भी लिख दें तो चल जाएगा, अगर वैल्यू भी लिख दें तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिनका नाम और वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, तो उनमें हम वैल्यू ना भी दे तो फिर भी चल जाता है। लेकिन ये है एट्रीब्यूट ही क्योंकि ये ओपनिंग टैग में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? ओपनिंग टैग में आ रहा है, तो इसलिए ये है एट्रीब्यूट। लेकिन एक चीज़ की आप लोगों को समझ शायद नहीं आई, क्योंकि हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग टैग इसलिए होता है ताकि दरमियान में हम कोई कंटेंट लिख सकें। ऑडियो का क्या मतलब होगा कि ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग क्यों है? हालांकि टेक्निकली इमेज की तरह इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग होना चाहिए था ना ऐसे। ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग क्यों है? इसको टेक्निकली ऐसे सेल्फ क्लोजिंग टैग होना चाहिए था। ये इसलिए कि ऑडियो नॉर्मली, ऑडियो का जो प्लेयर हमें नज़र आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला, ये सारे ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं है। जैसे हम यहाँ पे इसको प्ले करते हैं, ये प्ले हो रहा है, इसका साउंड वगैरह चीज़ें, प्लेबैक स्पीड मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन ये दे रहा है। तो ये हर ब्राउज़र में, अगर हमने पुराने दौर देखे हों तो उसमें क्या होता था, ऑडियो या वीडियो ब्राउज़र में रन करना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता था, आसानी से नहीं होता था। तो इसलिए ये ब्राउज़र के अंदर कंपैटिबिलिटी का इशू होता है। सारे ब्राउज़र हो सकता है कि MP3 को सपोर्ट ना कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ऑडियो वीडियो का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रखते हैं हम, सही है, और उसके दरमियान हम आपको एक और टैग देते हैं, और उस टैग को आपने क्या बोलना है? सोर्स टैग। क्या बोलना है? सोर्स का टैग। अच्छा, उसमें क्या होगा, आप MP3 की जगह हो सकता है MP4 ट्राई कर लें। अगर वो भी सोर्स नहीं चलता तो आप एक और सोर्स बना सकते हैं, उसके अलावा एक और सोर्स बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये वाली ऑडियो ना प्ले हो सकी तो ये ऑडियो प्ले होगी, अगर ये भी ना हो सकी तो ये होगी, अगर ये भी ना हो सकी तो तीसरी होगी। अगर कोई भी ना प्ले हो सकी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं योर ब्राउजर इज नॉट डज नॉट सपोर्ट ऑडियो एलिमेंट, तो एंड पे ये वाला टेक्स्ट शो हो जाएगा। क्योंकि हमारा तो पहले वाला ही चल रहा है, यही चल रहा है, तो ये वाले सारे टैग का कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब ये सोर्स का एट्रीब्यूट हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग है, इसको हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। इस सोर्स के पूरे टैग में SRC है जिसमें हम पाथ देते हैं, और टाइप है जिसमें बताते हैं ये MP4 है या ये कौन सी ऑडियो है, MP3 ऑडियो है, MP4 ऑडियो है। ऑडियो की भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्सटेंशन होती हैं, तो ये कौन सी ऑडियो फाइल है या .mov है, कौन सी फाइल है, तो उसको हमने यहाँ पे बताना होता है। समझ आ गई ऑडियो का? नहीं, एक नाम से एक टैग में एक ही एट्रीब्यूट हो सकता है।
अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि कौन सा टैग एट्रीब्यूट चलाना है। यानी एक टैग के अंदर अगर एसआरसी पहले आ गया है तो अगेन एसआरसी नहीं आ सकता, तो अगेन एसआरसी नहीं आ सकता। एक एट्रीब्यूट एक नाम से बस हो सकता है एक टैग पे, यानी एसआरसी का एट्रीब्यूट एक टैग पे एक नाम का एक एट्रीब्यूट हो सकता है, दो नहीं हो सकते। समझ आई? तो इसलिए ऑडियो के टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्यों है? ताकि हम अल्टरनेटिव ऑडियो भी दे सकें इन केस अगर पहली सोर्स नहीं चलता तो दूसरा ट्राई और तीसरा ट्राई और चौथा, अगर सारे ही नहीं चलते तो फिर टेक्स्ट प्रिंट होगा। सही है। इसी तरह अगर हमने वीडियो टैग लगाना है तो हमारे पास वीडियो VIDEO वीडियो टैग, और उस वीडियो टैग को हम क्या, वो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। अब वो भी ओपनिंग क्लोजिंग क्यों है? सेम इशू की वजह से कि हो सकता है कि ये वीडियो ना चले, तो video.mp4 कंट्रोल, ये क्या है? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी वीडियो जो है वो आ गई है। अब इसको छोटा करना है तो क्या करें? विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं मे बी उसको 50%, इतनी आ गई। ठीक है, अब 50% विड्थ आ गई। अब इसके अंदर हमने इसको ऑडियो वीडियो का टैब लगा दिया। अब इसमें अल्टरनेटिव सोर्स देने हैं तो सोर्स, ये मल्टीपल सोर्सेज दे दिए और एंड पे लिख दिया योर ब्राउजर इज नॉट सपोर्टेड वीडियो एलिमेंट। तो क्या होगा? ये वाला ट्राई होगा, नहीं चलता तो ये ट्राई होगा, नहीं चलता तो ये ट्राई होगा, नहीं चलता तो ये ट्राई होगा। अगर ये सारे फेल हो गए तो योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वीडियो एलिमेंट वाला एरर आ जाएगा। अच्छा, अब कंट्रोल से क्या होता है? ये वाले सारे कंट्रोल आए, अगर हम कंट्रोल खत्म कर दें तो क्या होगा? तो ये इसके ऊपर जो कंट्रोल आ रहे हैं ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये पिक्चर की तरह मर जाएगा। तो इसमें जो कंट्रोल आ रहे हैं ये कंट्रोल के एट्रीब्यूट की वजह से आ रहे हैं, जिसमें आप इसको प्ले कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, इसको प्ले बैक कर सकते हो, पिक्चर इन पिक्चर में प्ले कर सकते हो। ये सारे फीचर जो है ना कंट्रोल की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, इस पे और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमने लूप करना है। लूप का मतलब क्या होगा? एक वीडियो खत्म होगी तो दोबारा वही वीडियो चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। फिर हमने इसको ऑटो चलाना है तो ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट है। ये सारे सिंगल सिंगल क्यों हैं? इनकी वैल्यू भी ऑटो प्ले की वैल्यू भी ऑटो प्ले है, लूप की वैल्यू भी लूप है, कंट्रोल की वैल्यू भी कंट्रोल है। ऑटो प्ले का क्या? पहले हम रिफ्रेश कर रहे थे चलता नहीं था, अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा। हमने इसके लिए क्या करना है? ऑटो प्ले को ऑन करना है। लूप, ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, और उसके बाद हमारे पास जो है और कौन सा एट्रीब्यूट होता है? पोस्टर का एट्रीब्यूट होता है। ये क्या करता है? पोस्टर। अक्सर आपने YouTube पे वीडियो देखी होगी तो उसका थंबनेल आ रहा होता है, तो ये जो पोस्टर है ना, ये एक्चुअली थंबनेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो डिफॉल्ट में अब गूगल नजर आ रहा है, लेकिन जैसे वीडियो प्ले होगी तो वीडियो आ जाएगी। तो ये कैसे आता है? पोस्टर के एट्रीब्यूट की वजह से। कैसे आता है? पोस्टर के एट्रीब्यूट की वजह से। कंट्रोल, ऑटो प्ले और पोस्टर का एट्रीब्यूट। और उसके अंदर कौन सा ऑप्शन होता है हमारे पास? प्रीलोड ऑटो, म्यूटेड करनी है या नहीं करनी? प्रीलोड ऑटो करेंगे तो ये पहले से लोड होके शो होने लग जाएगी, और म्यूटेड का मतलब क्या होगा? म्यूजिक नहीं आएगा, और म्यूटेड को खत्म कर देंगे तो म्यूजिक आएगा। लोड होगी, लोड होने के बाद भी वो चल जाएगी। तो ये दो ऑप्शन है, प्रीलोड और म्यूटेड। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि अगर हम म्यूटेड करते हैं ना तो फिर वो ऑटो प्ले होती है, अगर हम म्यूटेड नहीं करते तो फिर ऑटो प्ले नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेसी इशू है।
ब्राउज़र कहता है कि हम वीडियो का साउंड ऑटोमेटिकली प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है इंसान किसी ऐसी स्पेस में बैठा हो और कोई ऐसी वीडियो हो जिसका साउंड वो नहीं सुनना चाहता, तो जैसे वेबसाइट हो तो शोर मिट जाए तो अजीब होगा ना। तो वो कहते हैं अगर वीडियो का साउंड म्यूट होगा तो फिर ऑटो प्ले होगी, अदरवाइज यूजर को क्लिक ही करना पड़ेगा प्ले करने के लिए, सही है, ताकि वो अटेंशन नहीं क्लिक करे। नहीं तो आप उसको म्यूटेड कर दोगे तो फिर ऑटो प्ले भी ऑटोमेटिकली चलेगा, सही है। उसके अलावा कोई एट्रीब्यूट इसमें है, वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाता है। डाउनलोड देख लेते हैं, मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिकली ही होता है, वो इस तरह नहीं आता, वो HTML से नहीं आता, वो हमें खुद से करना पड़ता है, सही है। और उसके अलावा क्या है ऑप्शन, उसके लिए भी CSS का इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट और CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी हम नहीं कर रहे। समझ आ गई? तो हमें ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई। ऑडियो वीडियो का टैग भी हमने देख लिया, सोर्स का टैग भी देख लिया, उसके अंदर सोर्स का टैग होता है। और एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और फिर दोबारा से आगे जो है वो फिर हम पढ़ते हैं। अभी तक फिर हमने क्या क्या चीज़ें की हैं? आज हमने देखा सबसे पहले आगे टेबल टैग। टेबल क्यों लगाते हैं? अगर हमें टेबल यानी रोज एंड कॉलम में डाटा शो करना है तो हम क्या करते हैं? टेबल का टैग जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, टेबल का टैग के बाद टेबल के टैग में कौन कौन से टैग्स होते हैं? कौन कौन से स्ट्रक्चरल टैग हैं और कौन कौन से सिमेंटिक टैग हैं? सिमेंटिक टैग कौन कौन से हैं? टेबल हेड, टेबल बॉडी, टी फुट, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। और स्ट्रक्चरल टैग कौन कौन से हैं? टी रो, टी डी और टी एच, और टेबल का टैग। और उसके बाद जो है हमारे पास हमने टेबल, फिर टेबल में हमें दो नए फीचर भी पढ़े थे, वो कौन से? रो स्पैन और कॉल स्पैन। अगर हमें रोज को एक्सपेंड करना तो रो स्पैन, कॉलम को एक्सपेंड करना तो कॉलम स्पैन। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा है कि कुछ और सिमेंटिक टैग भी होते हैं, जैसे उसमें कौन कौन से? हेडर, फुटर, सेक्शन, डिव, स्पैन। डिव और स्पैन में क्या फर्क होता है? डिव ब्लॉक लेवल टैग है और स्पैन ब्लॉक लेवल। और इनलाइन में क्या फर्क होता है? ब्लॉक लेवल पूरी बिट कंटेन करते हैं और इनलाइन जितना उसमें कंटेंट होता है उतना स्पेस लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। कौन कौन से इनलाइन ब्लॉक हैं, कौन कौन से ब्लॉक लेवल है और कौन कौन से इनलाइन है? इनलाइन कौन कौन से हैं? एंकर टैग, इमेज, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, ये इनलाइन टैग हैं। और ब्लॉक लेवल कौन कौन से हैं? div, h1, p टैग, टेबल टैग, tr, td, br, hr इनलाइन टैग, br hr इनलाइन टैग कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है हमने उसके अलावा क्या देखा? ऑडियो और वीडियो टैग। ऑडियो का टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट लग सकते हैं? सोर्स, कंट्रोल, ऑटो प्ले, म्यूटेड, पोस्टर और वीडियो। अच्छा, अब ऑडियो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वीडियो और ऑडियो सेल्फ क्लोजिंग टैग है या ओपनिंग क्लोजिंग टैग है? ओपनिंग क्लोजिंग टैग क्यों है? क्योंकि हर ब्राउज़र, हर फाइल, हर टाइप की वीडियो या ऑडियो को सपोर्ट है, तो हम एक से ज़्यादा टाइप की वीडियो जो है या ऑडियो लगाते हैं ताकि उनमें से कोई भी एक जो है वो चल जाए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या स्टडी की है? एक से ज़्यादा टाइप की ऑडियो वीडियो कैसे लगाते हैं? ऑडियो वीडियो टैग के अंदर कौन सा टैग आता है? सोर्स। उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? सोर्स और src, और src से पाथ देते हैं फाइल का, और टाइप से
टाइप बताते हैं ये ऑडियो किस टाइप की, MP3 टाइप की, MP4 टाइप की है या किस टाइप की ऑडियो है, तो उसमें हम टाइप बताते हैं। सही है। तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई कि आपके पास कौन कौन से टैग अवेलेबल है और वो कैसे चल रहे हैं। सर ये HR और सिर्फ ब्रेक लाइन से और इनलाइन क्यों है सर, ये पूरी जगह की होते हैं? नहीं वो करते तो हैं लेकिन उनकी कैटेगरी बाय नेचर इनलाइन है, यानी देखो वो कोई विड्थ तो नहीं कंटेन कर रहे हैं ना पूरी, वो तो नई लाइन पे टेक्स्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बाय नेचर जो है वो BR वो इनलाइन टैग्स में आते हैं। वीडियो टैग में भी टाइप बताइए। ये वो तो वैसे मेरे पास इतनी ऑडियोज नहीं है तो मैंने MP4 लगा दिए, तो आपके पास मल्टीपल ऑडियो होंगी ना तो वो आप लगा देना। जैसे जहाँ से हमने डाउनलोड की है अगर वहाँ पे भी देखें तो वो मल्टीपल दिखा रहा था पहले, वैसे हमने देखा था ना, ये आप सारी डाउनलोड करके सैंपल ऑडियो फाइल में 3-4 वो दिखा रहा था ना टाइप, तो 3-4 टाइप देख लेना। लेकिन अभी वैसे ये जो नए ब्राउज़र आ गए ना उनमें इतना मसला नहीं है, अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई है ना, जब ये टैग बने थे तो और हालात थे, तो अभी तो सिंपल एक भी लगा दें ऑडियो MP3 MP4 तो सारे ब्राउज़र में चल जाएगा। लेकिन कुछ रेयर ब्राउज़र हो सकते हैं जैसे ओपेरा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, तो उनमें शायद कुछ मसला हो, लेकिन ज़्यादातर चल जाते हैं। अच्छा उसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑटो प्ले वीडियो पे कब चलेगा, जब म्यूटेड होगा। ऐसा क्यों है, प्राइवेसी की वजह से। प्राइवेसी क्या होती है कि जब हम गैदरिंग में बैठे होते हैं, हम कोई वेबसाइट खोले तो शोर मिल सकता है, तो वो कहते हैं कि अगर म्यूटेड है तो फिर वीडियो प्ले होगी, अगर म्यूटेड नहीं है तो। जैसे अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी देखो तो टॉप पे एक वीडियो लगी हुई है लेकिन वो प्ले हो जाती है फौरन ही, वो क्यों, क्योंकि वो म्यूटेड है, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही। अगर आ रही होती तो मुझे मैनुअली क्लिक करके प्ले करना पड़ता। जैसे अगर आप नीचे वाली वीडियो में देखो यहाँ पे, तो ये भी एक वीडियो है लेकिन ये ऑटो प्ले नहीं हो रही, इस पर मुझे क्लिक करके इसको प्ले करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें साउंड है। एक और मैंने बात बताई थी, हाँ थंबनेल कैसे लगाते हैं, जैसे यूट्यूब पे कौन सा एट्रीब्यूट है, पोस्टर का एट्रीब्यूट है, और पोस्टर के एट्रीब्यूट में क्या देना है, इमेज का URL। वो इमेज का URL हम कितनी तरह से दे सकते हैं, हमको पूरा एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं, और अगर आप फाइल डाउनलोड करके अपने पास रख लो तो रिलेटिव पाथ दे सकते हैं, अदरवाइज एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। अच्छा उसके अलावा और पढ़ें, बस करें। अच्छा अब आपको कोई हम असाइनमेंट भी दे दें, सही है, एक अच्छी सी कोई असाइनमेंट आपको दे देते हैं, तो उसको फिर आप लोग करना, ठीक है।